सामने कॉम्पैक्ट और सोच ऐसी। 90s के एंड और 2000s की शुरुआत में भारत में कॉम्पैक्ट प्रेसारियो सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं था, बल्कि सफलता का एक स्टेटस सिंबल था। 50,000 की शुरुआती कीमत पर ये वो मशीन थी जिसे खरीदने के लिए एक मिडिल क्लास परिवार को पूरे सालों की जमा पूंजी लगानी पड़ती। इसने अमेरिका में IBM के साम्राज्य को हिलाकर उसे पीसी मार्केट से बाहर निकलने में मजबूर कर दिया। अपने तेज इनोवेशन और पोर्टेबल पीसी के दम पर कॉम्पैक्ट सिर्फ 4 साल में $1 बिलियन कमाकर दुनिया का नंबर 1 पीसी ब्रांड बन गया। भारत आते ही इसने HCL और जेनिथ जैसे पुराने दिग्गजों को पछाड़ दिया और कॉर्पोरेट ऑफिसर से लेकर घर की टेबल तक को अपना सिंहासन बना लिया। कॉम्पैक्ट कितना सफल रहा होगा, इस बात का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि एक दौर में शाहरुख खान जैसे बड़े बॉलीवुड सुपरस्टार इसका एडवर्टाइजमेंट करते थे। जब डेल और HP के लैपटॉप आपको हर जगह दिखाई देंगे तो कॉम्पैक्ट का नाम पूरी तरीके से गायब क्यों हो गया? शाहरुख खान जैसा सुपरस्टार जब प्रमोशन कर रहा था तो कंपनी फेल कैसे हो गई? क्या असली वजह कंपटीशन या इनोवेशन की कमी थी या फिर डेल और HP की कोई साजिश? जानेंगे आज के वीडियो के अंदर उस पीसी ब्रांड की कहानी जो शुरू तो अनजाने में हुआ था लेकिन खत्म जानबूझ के किया गया। वैसे आपके घर में पहला पीसी कौन सा आया था? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। 1981 में अमेरिका की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के 3 मैनेजर्स रॉड कैनियन, जिम हैरिस और बिल मुर्तो अपनी नौकरी और IBM की मोनोपोली से तंग आ चुके थे। एक दिन एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठे बैठे उन्होंने डिसाइड किया कि अब कुछ ऐसा करेंगे जो किसी ने भी अब तक ना किया हो। आइडिया था खुद का पीसी बनाना, लेकिन उस दौर में अमेरिका के कंप्यूटर मार्केट का 80% हिस्सा अकेले IBM के कब्जे में था और IBM को टक्कर देना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि पूरी पीसी इंडस्ट्री उसके बनाए हुए स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम करती थी। यानी कि IBM जो आर्किटेक्चर और ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करता था, बाकी कंपनीज को भी वही यूज करना पड़ता। मतलब अगर कोई इनोवेशन करने के बारे में सोचता भी तो उसका पीसी कस्टमर खरीदते ही नहीं थे। सो मजबूरी में हर कंपनी को IBM के क्लोन ही बनाने पड़ते हैं। तो इन तीनों ने डिसाइड किया कि हम सिस्टम तो IBM जैसा ही बनाएंगे, लेकिन उसकी क्वालिटी और इनोवेशन IBM से भी बेहतर होगा। तीनों ने $1,000 जमा करके कंपनी को एक सिंपल और सॉलिड नाम दिया, कॉम्पैक्ट। इसमें कॉम्पा का मतलब था कंपैटिबिलिटी और क्यू का मतलब था क्वालिटी। अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए वो मिले वेंचर कैपिटलिस्ट बेन रोजन को। रोजन को इनका आइडिया बहुत पसंद आया और आंखों में जुनून भी दिखा। सो उन्होंने ना सिर्फ फंडिंग दी बल्कि खुद भी कंपनी को एज अ चेयरमैन ज्वाइन कर लिया। फिर 1983 में कॉम्पैक्ट का पहला पीसी लॉन्च हुआ, कॉम्पैक्ट पोर्टेबल। ये सूटकेस जैसा था और बंद करने पर सिलाई मशीन जैसा दिखता था। इसका वेट लगभग 12.5 किलो था, लेकिन खासियत ये थी कि IBM के पीसी से बहुत ज्यादा फास्ट, सुपीरियर क्वालिटी और बहुत सारे एडिशनल फीचर से भरा हुआ था। पहले ही साल इसके 53,000 यूनिट बिक गए और कॉम्पैक्ट ने $111 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करके एक रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि ये पहली ऐसी कंपनी थी जिसने इतने कम टाइम में $100 मिलियन का आंकड़ा पार किया था। कॉम्पैक्ट पोर्टेबल की सक्सेस ने एक क्लियर मैसेज दे दिया था कि रूल्स भले ही IBM के होंगे, लेकिन गेम तो कॉम्पैक्ट ही जीतेगा। उसके बाद में इन्होंने लॉन्च किया अपना पहला डेस्कटॉप पीसी डेक्स प्रो और फिर डेक्स प्रो 386, जिसमें इंटेल के नए पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर का पहली बार यूज हुआ था। जबकि इसी प्रोसेसर पर बेस्ड पीसी बनाने में IBM को लगभग 1 साल लग गया, लेकिन तब तक कॉम्पैक्ट 28% मार्केट कैप्चर करके 386 पीसीज का नंबर 1 सप्लायर बन गया। सो इनोवेशन और स्पीड के दम पर सिर्फ 4 साल में कॉम्पैक्ट ने फॉर्च्यून 500 स्टेटस हासिल करके हिस्ट्री बना दी थी और फिर 1994 तक कॉम्पैक्ट IBM को पछाड़कर दुनिया का नंबर 1 पीसी ब्रांड बन गया। 1990 तक कॉम्पैक्ट की इनोवेशन और स्पीड के आगे IBM टिक नहीं पाया और ये बाजार से सिकुड़ता चला गया। इसी बीच कॉम्पैक्ट ने इनोवेशन जारी रखा, SLT यानी कि पहला लैपटॉप, और फिर उससे भी कॉम्पैक्ट और सक्सेसफुल नोटबुक साइज वाला LTE लॉन्च किया। ये इतना रिवोल्यूशनरी था कि इसको देखकर एप्पल ने पावरबुक और IBM ने थिंकपैड लॉन्च करके नोटबुक कैटेगरी में एंट्री ली थी। वैसे कॉम्पैक्ट को ये सक्सेस सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च करने की वजह से नहीं मिली थी, बल्कि इसके पीछे टोटल 4 रीजंस थे। सबसे पहला, एक्सपीरियंस लीडरशिप। उस वक्त ज्यादातर टेक कंपनीज नए एंटरप्रीनियर्स द्वारा चलाई जा रही थी, वहीं कॉम्पैक्ट की मैनेजमेंट टीम टेक्सास इंस्ट्रूमेंट और IBM से आए हुए एक्सपीरियंस प्रोफेशनल से भरी हुई थी। सेकंड, फ्लॉलेस प्रोडक्शन। कॉम्पैक्ट में प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए हर डिवीजन से राय ली जाती थी, जिससे प्रोडक्ट में एरर ढूंढने से भी नहीं मिलता था। तीसरा, स्पीड इज द गेम। एक नया पीसी बनाने में जहां दूसरी कंपनी को 12 से 18 महीने लगते थे, वहीं कॉम्पैक्ट यही काम 6 से 9 महीने में कर लेता था। चौथा, विनिंग द चैनल। मार्केट में 90 से ज्यादा कंपनीज थी, लेकिन कॉम्पैक्ट ने डीलर्स को एक्स्ट्रा इंसेंटिव और एक्सेप्शनल सपोर्ट देकर उन्हें अपनी तरफ खींच लिया था, जिससे वो कॉम्पैक्ट के प्रोडक्ट को ही प्रमोट किया करते थे। इसी मजबूत नींव के साथ कॉम्पैक्ट ने 1994 में भारत में भी एंट्री ली। शुरुआती 4 साल सिर्फ ऑपरेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने में लगाए, लेकिन जैसा कि कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। सो 1999 तक कॉम्पैक्ट ने 7.7% मार्केट कैप्चर करके HCL, जेनेथ, IBM और HP जैसे एस्टैब्लिश्ड खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया और नंबर 1 की पोजीशन अपने नाम कर ली थी। भारत में कॉम्पैक्ट प्रेसारियो होम पीसी का एक आइकन बन गया। सराउंड साउंड, सुपीरियर ग्राफिक, कीबोर्ड जैसे मल्टीमीडिया फीचर के चलते ये इतना पॉपुलर हुआ कि ये मिडिल क्लास परिवार के लिए
स्टेटस सिंबल बन गया। लाखों इंडियंस के लिए डायल अप इंटरनेट एक्सेस का पहला गेटवे भी बना। इसके अलावा इसके जो डेस्कटॉप थे उनको सिर्फ घरों में ही नहीं बल्कि कंपनियों में, बैंकों में और सरकारी ऑफिस में भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया। नई सदी शुरू होने तक कॉम्पैक्ट का मार्केट शेयर 10% तक पहुंच गया, यानी अब हर 10 में से एक पीसी के ऊपर एक नाम फिक्स था, कॉम्पैक्ट। ये वही दौर था जब हर तरफ कॉम्पैक्ट की जीत की धुन बज रही थी, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि पर्दे के पीछे कॉम्पैक्ट का विनाश उसी समय लिखा जा रहा था। जब कॉम्पैक्ट सक्सेस के टॉप पर था तब उसकी सबसे बड़ी गलती उसके पीछे खड़ी थी, जिसे कंपनी ने कॉर्पोरेट ईगो में आकर इग्नोर कर दिया। कॉम्पैक्ट के सिर्फ 2 साल बाद यानी कि 1984 में एक और अमेरिकी कंपनी ने जन्म लिया, नाम था डेल। देखिए, डेल का बिजनेस मॉडल पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट के अपोजिट था। कॉम्पैक्ट रिटेलर्स और डीलर्स पर डिपेंडेंट था, जबकि डेल ने डायरेक्ट टू कस्टमर मॉडल अपनाया और इस D2C मॉडल ने डेल को एक एडेड एडवांटेज दिया। डेल सीधे कस्टमर से ऑनलाइन फोन पर ऑर्डर लेता था और फिर पीसी को बिल्ड करके भेज देता, मतलब ना किसी डीलर को कमीशन देना, ना कोई मिडलमैन और ना ही कोई दुकान। इससे डेल की ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत कम थी। डेल कॉम्पैक्ट के मुकाबले पीसी को 15 से 20% तक सस्ता करके बेच पा रहा था। लेकिन कॉम्पैक्ट के फाउंडर रॉड कैनियन ने इस मॉडल को अपनाना तो दूर, इसे तुच्छ समझकर नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर कॉम्पैक्ट सीधा बेचना शुरू कर देगा तो उनके 4000 से ज्यादा जो लॉयल रिटेलर्स और डीलर्स हैं वो नाराज होकर उनको छोड़ देंगे और उनकी सेल्स रातों रात गिर सकती है। और यही थी टाइटैनिक मिस्टेक। पीसी इंडस्ट्री पूरी तरीके से बदल रही थी, लेकिन कॉम्पैक्ट अपने पुराने तरीकों में ही अटका हुआ था। रिजल्ट तुरंत दिखना शुरू हो गया। कॉम्पैक्ट के प्रोडक्ट को अब डेल की एग्रेसिव प्राइसिंग से जूझना पड़ रहा था। अपने मार्जिन को बचाने के लिए कॉम्पैक्ट को मजबूरी में अपने प्रोडक्ट को डिस्काउंट चेन और कंसल्टेंट्स के जरिए बेचना पड़ा। इससे ब्रांड की प्रीमियम पोजीशनिंग धीरे धीरे खत्म होने लग गई। और जब तक कॉम्पैक्ट को फील हुआ कि डायरेक्ट सेल जरूरी है तो कॉम्पैक्ट ने भी अपनी टोल फ्री हॉटलाइन एक्टिवेट कर दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इससे सिर्फ ऑपरेशनल कॉस्ट ही बढ़ा, ना कि मुनाफा। लेकिन सबसे बड़ा झटका साल के अंत में लगा। कॉम्पैक्ट का बिल्ड टू स्टॉक मॉडल उनके लिए जहर बन गया, क्योंकि देखिए, कॉम्पैक्ट पहले पीसी को बना लेता था और उसके बाद में रिटेलर्स और डीलर्स को भेजा करता था। इससे हमेशा बड़ी मात्रा में अनसोल्ड इन्वेंट्री जमा हो जाती। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, पुरानी टेक्नोलॉजी की कीमत कम होने लग जाती है और एक टाइम के बाद में जो स्टॉक होता है वो वर्थलेस हो जाता है। तो साल के अंत में बोर्ड मीटिंग में खबर आई, कंपनी को $70 मिलियन का लॉस हुआ है। इसके तुरंत बाद एक और रिपोर्ट ने कंपनी को हिलाकर रख दिया। कॉम्पैक्ट को अपने पुराने और न बिके हुए स्टॉक को राइट ऑफ करने के कारण $500 मिलियन से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ रहा है। मतलब इन्वेंट्री के बोझ ने कॉम्पैक्ट की कमर तोड़ दी। इस भयानक लॉस के बाद में फाउंडर और सीईओ रॉड कैनियन को तुरंत रिजाइन देने के लिए प्रेशराइज किया गया। 1991 में दुनिया के नंबर 1 ब्रांड के फाउंडर को सिर्फ अपनी गलत बिजनेस मॉडल की जिद के चलते अपनी ही कंपनी से बाहर कर दिया गया। और ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं था, ये कॉम्पैक्ट के साम्राज्य के पतन की पहली ऑफिशियल अनाउंसमेंट थी। रॉड के जाने के बाद में कंपनी की कमान नए सीईओ के हाथ में आई और फिर कंपनी को घाटे से बाहर निकालने के लिए 1440 एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया। उसके बाद में जो बचे हुए लोग थे उनके अंदर भी डर का माहौल था। कई टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने कंपनी छोड़ दी, जिसमें से आखिरी फाउंडर जिम हैरिस भी थे। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा और घातक मोड़ तब आया जब कॉम्पैक्ट ने 1998 में एक भयानक जुआ खेला। इसने अमेरिका की एक पुरानी कंपनी डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मर्जर कर लिया। कॉम्पैक्ट को लगा कि $9.6 बिलियन की ये डील उनके सर्विस बिजनेस को मजबूती देगी और IBM की तरह वो कंप्लीट IT सॉल्यूशन देने वाली कंपनी बन जाएगी। लेकिन असली प्रॉब्लम ये थी कि डेक सिर्फ एक लॉस मेकिंग कंपनी नहीं थी, बल्कि उसका कोर बिजनेस भी कॉम्पैक्ट के बिल्कुल उल्टा था। डेक के पास मिनी कंप्यूटर्स, कंप्यूटर चिप्स और फ्रिज जितने बड़े यूनिक सिस्टम जैसे प्रोडक्ट्स की भरमार थी। और मजे की बात तो यह है, कॉम्पैक्ट ने अपनी शुरुआत ही बड़े और महंगे डेक सिस्टम के खिलाफ जाकर लोगों को इंटेल बेस्ड छोटे पीसी खरीदने के लिए समझाकर की थी। इस उल्टी दिशा वाली डील ने कॉम्पैक्ट को कोई प्रैक्टिकली बेनिफिट तो नहीं दिया, लेकिन एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्रेशर जरूर मिला। इस मर्जर ने कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट में भूचाल ला दिया और सिर्फ 5 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा पीसी ब्रांड कॉम्पैक्ट अब स्कैंडल में सामने आने लगा, जिसके चलते सीईओ और सीएफओ को इस्तीफा तक देना पड़ा। दोनों कंपनी के अलग अलग वर्किंग कल्चर आपस में टकराने लग गए, एम्प्लॉयज का मोटिवेशन कम हो गया, प्रोडक्शन डेडलाइन मिस होने लग गई। ठीक इसी समय कॉम्पैक्ट पर दूसरा हमला शुरू हुआ और इस बार विलन था इंटेल। जब कॉम्पैक्ट अपने पीक पर था तो इंटेल ने इंटेल इनसाइड की मार्केटिंग से बाजार में एक बात फैला दी कि पीसी का असली हीरो उसे बनाने वाला ब्रांड नहीं बल्कि सीपीयू होता है। इस एग्रेसिव मार्केटिंग से लोग ये मानने लग गए कि प्रोसेसर इंटेल का है तो पीसी अच्छा ही होगा, चाहे पीसी कोई भी कंपनी बना रही हो। इसके बाद में इंटेल ने चिपसेट्स के अलावा रेडीमेड मदरबोर्ड्स भी बनाने शुरू कर दिए। अब कई ब्रांड्स हाई एंड इंजीनियरिंग में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय इंटेल से रेडीमेड कंपोनेंट खरीद कर कम लागत में कॉम्पैक्ट जैसी क्वालिटी वाले पीसी तैयार करके बेचने लग गए। अब देखिए, डेल की प्राइस पहले से कम थी और ये जो छोटे ब्रांड्स थे इनकी प्राइसिंग ने भी कॉम्पैक्ट को जबरदस्त टक्कर देनी शुरू कर दी। तो कॉम्पैक्ट पे प्रेशर इतना बढ़ गया कि उसे अपने प्रीमियम इंजीनियरिंग वाले रास्ते को छोड़कर इंटेल के रेडीमेड कंपोनेंट यूज करने पड़े। अब देखिए, शॉर्ट टर्म में तो कॉस्ट कंट्रोल हो गई, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे कॉम्पैक्ट की प्रीमियम ब्रांड वाली इमेज मिट्टी में मिल गई। नतीजा, एक तरफ डेक मर्जर का कर्ज और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट
वहीं दूसरी तरफ इंटेल के कारण प्राइसिंग प्रेशर और प्रीमियम इमेज का खत्म होना। इन दोनों हमलों ने कॉम्पैक्ट को बाजार में कमजोर कर दिया और 2000s की शुरुआत में डेल ने कॉम्पैक्ट की नंबर 1 वाली पोजीशन छीन ली। अब कॉम्पैक्ट बस गिरने का इंतजार कर रहा था। 2000s की शुरुआत में एक और मुसीबत आई, .com बबल ब्रस्ट। उस दौर में इंटरनेट स्टार्टअप भारी मात्रा में कॉम्पैक्ट के सर्वर, कंप्यूटर्स और नेटवर्क इक्विपमेंट खरीदा करते थे। लेकिन जैसे कि हजारों .com कंपनियां अचानक बंद होने लगी, कॉम्पैक्ट ने ना सिर्फ एक साथ अपने कस्टमर्स खो दिए, बल्कि उन कंपनीज का सारा बचा कुचा सामान अब वापस सेकंड मार्केट में सस्ते दाम पर बिकने लगा। इससे बाजार अचानक सस्ते और एक्स्ट्रा स्टॉक से भर गया। अब कॉम्पैक्ट को अपने ही बनाए हुए प्रोडक्ट से मुकाबला करना पड़ा जब तक कि वो बिक नहीं गए। इस संकट ने कॉम्पैक्ट के फाइनेंशियल रिकॉर्ड को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। हालात इतने बुरे हो गए कि कॉम्पैक्ट अपने खुद के पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था। 2001 तक कंपनी को हर महीने $1 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो रहा था। बाजार में केवल 2 ही रास्ते बचे थे, पहला बैंकरप्सी और दूसरा मर्जर। ठीक इसी समय एचपी ने एक बड़ा दांव खेला। एचपी खुद पीसी मार्केट में स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन उसका जो प्रिंटिंग का बिजनेस था वो काफी प्रॉफिटेबल था। तो डेल को हराने के लिए स्केल की जरूरत थी। तो 2001 में एचपी ने कॉम्पैक्ट को लगभग $25 बिलियन में खरीद लिया। ये सिर्फ 2 कंपनियों का मर्जर नहीं था, एक कॉर्पोरेट त्रासदी थी, जहां एक इनोवेशन किंग को दूसरे ने साइज और सर्वाइवल के नाम पे खरीद लिया। और इस मर्जर के बाद में एचपी दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी बन गई। लेकिन साजिश यहीं से शुरू हुई। देखिए, मर्जर के बाद में दोनों कंपनीज के अलग अलग वर्क कल्चर में कल्चरल क्लैश होने लग गया। एम्प्लॉइज अपनी पुरानी कंपनी के प्रति वफादारी दिखाने के लिए कॉम्पैक्ट या फिर एचपी के लोगो वाले जूते पहनकर ऑफिस में आया करते थे। फिर एचपी ने जानबूझ के कॉम्पैक्ट ब्रांड को एंट्री लेवल और कमजोर सेगमेंट तक सीमित कर दिया। एचपी की स्ट्रेटजी साफ थी, कॉम्पैक्ट ब्रांड को सस्ते पीसी के लिए इस्तेमाल करो और एचपी ब्रांड को प्रीमियम और कॉर्पोरेट सेगमेंट के लिए बना दो। कॉम्पैक्ट के हाई एंड सर्वर और वर्कस्टेशन डिवीजन को धीरे धीरे एचपी ने अपने नाम पे बदल लिया। हालांकि एचपी ने भारत में कॉम्पैक्ट ब्रांड को जिंदा रखने के लिए एक आखिरी कोशिश की थी। 2006 में एचपी ने कॉम्पैक्ट प्रेसारियो के लिए शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। शाहरुख खान की पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल करके कॉम्पैक्ट को आम जनता के बीच में एस्टैब्लिश करने की ये कोशिश थी, लेकिन ज्यादा फायदा हो नहीं पाया। फिर धीरे धीरे एचपी ने कॉम्पैक्ट को पूरी तरीके से बंद करना शुरू कर दिया। 2013 तक कॉम्पैक्ट के नाम से बिकने वाला अंतिम पीसी, मतलब जो आखिरी पीसी था, वो भी बाजार से हटा दिया गया। वैसे आज के टाइम में लाइसेंसिंग और पार्टनरशिप के जरिए कॉम्पैक्ट ब्रांड नेम दुनिया के अलग अलग बाजारों में स्मार्ट टीवी या एक्सेसरीज पर देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, ये वो पहचान नहीं है जिसके लिए ब्रांड कभी जाना जाता था। सो ये कहानी ये साबित करती है कि कॉम्पैक्ट को डेल या एचपी ने नहीं हराया, बल्कि कॉम्पैक्ट को उसके 2 गलत फैसलों ने मारा। सबसे पहला, इन्वेंट्री के घमंड में डेल के नए मॉडल को नजरअंदाज करना। दूसरा, डेक के साथ मर्जर करना। वैसे दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं सनस्वी कंपनी के साथ क्या हुआ, उसके टीवी मार्केट में बहुत ज्यादा बिका करते थे, सो आपको ये वाला वीडियो देखना चाहिए। और अगर आप मारुति 800 के बारे में जानना चाहते हैं कि इतनी फेमस होने के बाद भी वो मार्केट से गायब क्यों हो गई, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए।